नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब मामले में बैकफुट पर कांग्रेस। बीजेपी समेत एनडीए के घटक दलों ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने की देश को गुमराह करने की कोशिश, माफी मांगे राहुल गांधी। नॉर्थ ईस्ट और असम की तरक्की के दरवाजे खोलेगा केंद्रीय बजट। गुवाहाटी पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कांग्रेस के लिए राजनीतिक लैब बन गया था नॉर्थ ईस्ट। कनाडा के टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर समेत 10 लोगों की मौत, पुलिस की जांच जारी। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या के बाद फिर गरमाया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। कल होने वाले मतदान से पहले बड़ी चुनावी सरगर्मी। और टी20 वर्ल्ड कप में आज 3 बड़े मुकाबले। दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड होंगे आमने सामने, तो वहीं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की होगी भिड़ंत। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एनडीए के घटक दलों ने अब राहुल गांधी को निशाने पर लिया। जी हां, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने डीडी न्यूज से कहा कि राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत पूरा सत्ता पक्ष, पूरी बीजेपी इस बात पर अड़ गई कि राहुल गांधी ने पद की गरिमा को चोट पहुंचाई, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी होगी। किरेन रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। इसके अलावा संजय जायसवाल और बाकी बीजेपी सांसद भी मुखर होकर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी इस वक्त सत्ता पक्ष के निशाने पर, जिस तरह से जो भ्रामक जानकारी सत्य और तथ्य से अलग उन्होंने दी, इसलिए कहीं ना कहीं वो इस वक्त सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं और साफ तौर पर पद की गरिमा को ना बनाए रखने के एवज में लगातार ये कहा जा रहा है कि वो देश से माफी मांगे। डीडी न्यूज से जेडीयू के जो नेता हैं संजय झा, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ये कहा है कि एक्सपोज हो चुके हैं राहुल गांधी, और जिस तरह से देश को गुमराह किया गया है, इसलिए क्योंकि एक बहुत गरिमापूर्ण पद होता है नेता प्रतिपक्ष का, ऐसे में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। हो ये रहा है कि लगातार जब से बजट खत्म हुआ, बजट सत्र जब से हो रहा है, दोनों सदनों में जो कार्यवाही है वो हंगामे की भीड़ चढ़ रही है। और इसी पर बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर सत्य और तथ्य से अलग जिस तरह से भ्रामक जानकारी दी गई राहुल गांधी द्वारा, अब वो सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि पद की गरिमा वो नहीं रख पाए, देश को उन्होंने कहीं ना कहीं गुमराह किया है, अब वो माफी मांगे। ये देखिए आंचल, आज हम भी देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल हो रहा है, हालांकि पीछे थोड़ा सा हंगामा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई में प्रश्नकाल में नवीकरणीय विषय से जुड़े हुए, ऊर्जा से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। कल दोपहर के बाद एक सहमति बनी थी और लोकसभा में बजट चर्चा आगे बढ़ाई गई थी। आज वो चर्चा लोकसभा में और राज्यसभा में आगे बढ़ाई जाएगी। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट चर्चा का जवाब देंगी। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलना है कांग्रेस की तरफ से, दोपहर बाद कहा जा रहा है 12 बजे के बाद। फिर इस बीच बीजेपी ने कहा है, उनके तमाम नेताओं ने और सहयोगी दलों ने भी, कि जो गुमराह किया नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी ने, इससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बात संजय झा, संजय जायसवाल जैसे नेताओं ने उठाई है और कहा कि जब नरवणे ने खुद सफाई दी है और जो पेंगुइन इंडिया ने जिस तरह से एक बयान जारी कर कहा कि किसी भी प्रति में किसी भी तरीके से, ना डिजिटल फॉर्मेट में, ना किताब छपी है, किसी तरह से भी ये प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर ये दावा कर रहे थे कि ये प्रकाशित किताब है, ये बीजेपी का कहना है। और अब जब पेंगुइन ने जो बात कही और नरवणे ने भी उसको एक तरह से देखे, उस पर सहमति जताई है कल, उसके बाद अब बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये एक बात सामने आई है। इस बीच लोकसभा की कार्रवाई में आज प्रश्नकाल में अहम सवालों के जवाब होने हैं। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जुड़े जो सवाल हैं
सोलर एनर्जी से, उसका जवाब प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। 12 बजे के बाद चर्चा फिर शुरू होगी, बजट पर चर्चा होनी है। 18 घंटे की चर्चा रखी गई है। राज्यसभा में आज चर्चा पूरी भी होनी है, और चर्चा अगर पूरी होती है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब भी आएगा। तो एक अच्छी बात यह है कि कल दोपहर के बाद सहमति बनी, और हम राज्यसभा तो चली रही थी, लोकसभा भी दोपहर के बाद हमने देखा कि उस पर कार्रवाई आगे बढ़ी। आज भी फिलहाल सदन में कार्रवाई आगे सुचारू रूप से चल रही है। थोड़ा सा हंगामा जरूर लोकसभा में देखने को मिला। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र, एक बार हम सुनवाते हैं कि आखिरकार किरण रिजिजू ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं, वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के रवैये पर वो हैरानी जताई है। आइए पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर शैलेंद्र के पास वापस जाएंगे। राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूँ। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाकी जो समझदार है कांग्रेस में, अगर एक दो सीनियर समझदार लोग हैं तो वो समझाए कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं चल सकता है, और देश का सुरक्षा के बारे में आप इस तरह से यहाँ बच्चे वाला हरकतें ना करें। और हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, हमारा सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है, इसको आप पॉलिटिकल हथियार बना करके किसी गरिमा को गिराना ठीक नहीं है। ऐसा है, राहुल गांधी का तो पोल खोल गया, और उनका पोल खोलने के बाद मुझे स्पष्टीकरण देने का आवश्यकता भी नहीं है। तो साफ तौर पर जब से वह लोकसभा के स्पीकर बने हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बैठक में वह नहीं आए अपनी न्यूट्रलिटी रखने के लिए, और उन पर इस तरह के आरोप लगाना, और किस चीज़ के लिए आरोप लगा रहे हैं। आज जब पेंगुइन ने खुद कह दिया किताब नहीं छपी है, नरवाने जी ने स्वयं कह दिया कि अभी मेरी कोई पुस्तक नहीं छपी है, वो एक जो किताब लेके घूम रहे थे, वो किताब कहाँ की है, वो क्या कोलंबिया से लाए थे या कंबोडिया से लाए थे, उनको बताना चाहिए। और शैलेंद्र मिश्र लगातार इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर जिस तरह से हमने सुना कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, और इस तरह की जानकारी संसद में बिना सत्य और तथ्य के रखना अपने आप में इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। आप एक बहुत सम्मानित पद पर है, नेता प्रतिपक्ष है, तो जो तथ्य आप पेश करें कम से कम वो फैक्टफुल हो, ये जरूरी है। देखिए, विवाद यही हुआ था जब राहुल गांधी किताब का हवाला दे रहे थे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा, और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी ऐसे तथ्य को, ऐसी किताब का उद्धरण नहीं आप कर सकते जो प्रकाशित ही नहीं हुई और जिसका जो है आप प्रमाणित नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि नहीं, मैं कहता हूँ, हालांकि वो दस्तखत उन्होंने उस पर नहीं किए थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना, और हमने देखा कि बहुत गतिरोध देखने को मिला लोकसभा में। और जो तस्वीरें आई 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से घेरने की कोशिश हुई, तमाम महिला सांसद विपक्ष की आगे आई, और वो तस्वीरें भी किरण रिजिजू ने जारी की, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जो कुछ कहा, वो एक पूरा अब एक तरह से कहें कि वो तथ्य बिंदुवार सामने है। अब जब गतिरोध खत्म हुआ और पेंगुइन की तरफ से जो कुछ कहा गया, और उसके बाद नरवणे ने खुद उसको स्वीकारा कि हाँ, कहीं भी अभी स्थिति ये है कि कहीं भी ये कुछ प्रकाशित नहीं हुआ है, जो पेंगुइन कह रहा है वही सही है। तो फिर ये सवाल उठा है बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी क्या सदन में आकर खेद व्यक्त करेंगे या फिर माफी मांगेंगे कि उन्होंने सदन को गुमराह क्यों किया। तो ये अब मुद्दा बीजेपी इस बात पर मीडिया में बातचीत कर रही है। अब देखना होगा कि 12 बजे अगर राहुल गांधी आज बोलते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से बजट चर्चा में हिस्सा लेते हैं, तो फिर वो क्या बात कहते हैं, या फिर उस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी का क्या रुख होता है लोकसभा में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल तो बड़ा है ही कि पहली बार नहीं, बार बार, कई बार राहुल गांधी सदन के अंदर, सदन के बाहर, भारत के अंदर और विदेश में ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं जिससे संसदीय गरिमा और देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। यह आरोप बीजेपी का है, और जब यह मुद्दा सामने आता है तो उस पर कोई सफाई भी नहीं आती, कांग्रेस की तरफ से कोई खेद भी नहीं आता, राहुल गांधी भी कोई खेद नहीं व्यक्त करते। इसीलिए निशिकांत दुबे ने एक बड़ा कड़ा बयान दिया था, बीजेपी के नेता हैं जो कई किताब लेकर भी आए थे, बड़ी चर्चा हुई थी और बड़ा विवाद भी हुआ था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसके एजेंडे पे काम करते हैं, सोरोस का एजेंडा लाकर सामने संसद को गुमराह नहीं किया जा सकता, तो इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कल निशिकांत दुबे ने यह बात कही थी, और आज बीजेपी के नेता कह रहे हैं बाकी कि उन्हें माफी तो जरूर मांगनी चाहिए।
शैलेंद्र, पॉलिटिकल पोस्चरिंग की अगर बात की जाए, जो बेसिक मुद्दा है उससे ध्यान भटकाना विपक्ष के अड़ियल रवैये उसकी आदत में शुमार है। और खास तौर पर जब बजट के बाद जिस तरह से सत्र में चर्चा होनी चाहिए कि किस किस मंत्रालय को कितना आवंटन हुआ है, ये ज्यादा जरूरी है देश के लिए जानना, बशर्ते जिस तरह बिना सत्य तथ्य जाने कई भ्रामक जो बातें हैं वो संसद में कही जा रही हैं। देखिए अंचल, यहाँ दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि संसद जब चलती है तो जितना अधिकार सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, लेकिन जो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है वही विपक्ष की भी है। जिम्मेदारी क्या है कि सदन की गरिमा का ध्यान रखिए, गैर प्रकाशित या फिर अपुष्ट तथ्यों को ऑथेंटिकेट जो आप नहीं कर सकते उससे सदन के अंदर मत रखिए, उस पर बयान मत दीजिए, क्योंकि सदन को के अंदर कई बातों में उसका एक रिकॉर्ड होता है और सदन में जो हम बातें कहते हैं उस पर बाहर कोई उस पर एक तरह से आपत्ति नहीं जता सकता। इसीलिए ये सदस्य की जिम्मेदारी है, जो सदन में नेता बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को तब कहे जब उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी मिलती है सदन के अंदर बोलने पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनर्गल अंदर बोल दो, चूंकि आपको इम्यूनिटी मिली हुई है तो आप एजेंडा सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए, जो फेक नैरेटिव एक तरह से है, आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे किसी के खिलाफ भी, तो ये फिर तो क्या इम्यूनिटी का आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि वही बात अगर आप सदन के बाहर बोलेंगे, संसद भवन परिसर के बाहर आप जाके किसी रैली में बोलेंगे तो आप पर एफआईआर हो सकती है अगर वो गलत बात है, अगर वो गलत तथ्य है, अगर आपने किसी पर झूठा आरोप लगाया है। लेकिन सदन के अंदर अगर बोलेंगे तो आपको इम्यूनिटी मिली हुई है। तो ये इम्यूनिटी इसलिए मिली हुई है कि आप नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि अगर आप कोई तथ्य रखते हैं तो वो अनर्गल नहीं होना चाहिए, वो तथ्यपरक होना चाहिए, उसे आप प्रमाणित कर सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं? अब तो स्पष्ट तौर पर पेंगुइन ने भी कह दिया, नरवणे ने भी कह दिया, तो फिर राहुल गांधी आकर बताएं कि हमको भ्रामक जानकारी मिली थी, हमने गलत बात बोल दी। कायदे से होना तो यही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करेंगे नहीं। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि देखिए राहुल गांधी को हम नहीं समझा सकते, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेताओं को ये बात देखनी चाहिए। तो ये एक मुद्दा है जिस पर नेता प्रतिपक्ष को अपने बीजेपी का यह कहना है कि उनको अपने बयानों पर और सदन में अपने व्यवहार पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आइए अब यूपी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त बोल रहे हैं, आइए आप उसी के लिए चलते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। श्रमिक कल्याण, अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26/8/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है। माननीय हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका ये संकल्प है
कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण वृद्धि GSDP के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण GSDP अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। और यूपी बजट पेश किया जा रहा है, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप यूपी विधानसभा में बोलते हुए सुन रहे थे। और इस पर बात करने के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विकास, जो बजट पेश किया जा रहा है, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 2027 को लेकर खासा फोकस नजर आ रहा है, जिसमें नौकरियों के सृजन की बात की जा रही है, वहीं महिला सशक्तिकरण पर भी जोर है। बिल्कुल सही है। ये प्रदेश सरकार का 10वां बजट है। इसमें तमाम सारी चीजों को लेकर बड़ी ऐलान किए जाएंगे। खासतौर से समावेशी विकास को लेकर तमाम सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, जो ऐलान किया था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इस बजट में तमाम सारी घोषणाएं की जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं विकसित भारत का जो संकल्प है, जो 2047 में विकसित भारत बनना है, उसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी। सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य की सबसे बड़ी भूमिका होगी। उसी दृष्टि में तमाम सारी घोषणाएं की गई हैं इसमें। और लगातार अभी बजट जारी है, बजट का प्रस्तुतिकरण जारी है। 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। इस बजट में खास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसान कल्याण के लिए तमाम सारी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। खासतौर से चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे उनके सशक्तिकरण को लेकर हो, चाहे उनके कौशल को लेकर हो, तमाम सारी नई चीजें की जा रही हैं। खासतौर से AI से संबंधित नवाचार को लेकर काफी घोषणाएं की गई हैं। और साथ ही साथ अभी क्योंकि अभी प्रस्तुतिकरण जारी है, तमाम सारी ऐसी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जाएगा जिससे प्रदेश सशक्त हो सके। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, उस लक्ष्य की दिशा में काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हमने देखा था, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे साथ साथ एयरपोर्ट का हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे जल कनेक्टिविटी हो, हमने देखा था केंद्रीय बजट में भी ढेर सारी चीजें प्रदेश को मिली थी। उसी के साथ स्टेट के बजट में, राज्य के बजट में तमाम बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, यहाँ का सामाजिक जीवन और अच्छा हो सके। खासतौर से कानून व्यवस्था
कि जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा काम किया गया है, उसके कारण यहाँ पर काफी ज्यादा निवेश भी आया था। हमने देखा इन्वेस्टर समिट में बड़े यहाँ पर निवेश प्रस्ताव आए हैं जो धरातल पे भी काफी बड़ी संख्या में उतर गए हैं। उनको और ज्यादा कैसे साकार किया जाए, वो कैसे सुलभ यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा सके, जैसे कि चाहे घरेलू निवेशक हो चाहे विदेशी निवेशक हो, सबसे बड़ा गंतव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया गया। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की दृष्टि से बड़े काम किए गए। यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए तमाम बड़े कदम जो उठाए गए को और आगे बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा विकास, दो बड़ी अहम बातें जो मैं समझ पाई, जितना बजट अभी हम सुन पा रहे थे उसमें ये कि पिछली बार से इस बजट का जो आंकड़ा है, जो आवंटन है वो बड़ा है। और जब हम कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च की बात करते हैं, जो बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाता है, उसमें भी जो अगर हम उसके परसेंट में इजाफा देखें वो किया गया, जो ये दर्शाता है कि जब हम आम आदमी की आय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सरकार का पूरा फोकस उस पर है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खूबी है उत्तर प्रदेश ने देखा कि पिछले लगभग 9.5 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया गया है और बजट का आकार लगभग 2 गुने से ज्यादा हो गया है। इस बार संभावना है कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बार का बजट का आकार होगा। ये सबसे बड़ी बात होगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारी संभावनाएं नजर आ रही है, चाहे वो देशी निवेशक हो विदेशी निवेशक हो, क्योंकि यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पर एक्सप्रेस वे की संख्या देश में सबसे ज्यादा है और नए एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है गंगा एक्सप्रेस वे पर, और कई एक्सप्रेस वे का ऐलान भी किया जा सकता है। इस बजट में घोषणा की जा सकती है कि और एक्सप्रेस वे सौगात में मिलेंगे। तो एक्सप्रेस वे जहां आते हैं वहां विकास अपने आप लेकर आते हैं और साफ बिजली पानी की सुविधा, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और खास तौर से ग्रामीण विकास को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपने स्थानीय स्तर पे ही अगर अच्छा रोजगार मिले, उनको कौशल प्रदान किया जा रहा है, कौशल की शिक्षा दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके अंदर किस तरीके से नए डेवलपमेंट हो सकते हैं, नए लोगों को नवाचार किस तरीके से नए छात्र कर सकते हैं, उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उस दिशा में पूरा समावेशी विकास के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं वो तमाम सारी चीजें की जा रही है। हमने देखा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया है, उसके कारण ही उत्तर प्रदेश में तमाम सारी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी हैं। हम देखें डाटा सेंटर बनाने की काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ साथ यहाँ पर तमाम सारे बड़े उद्योग लग रहे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें उसके नोट पर तमाम सारी बड़ी कंपनियां आई हैं। यहाँ पर ब्रह्मोस की मिसाइल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बनने लगी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने देखी थी। तो हम कह सकते हैं विकास की उत्तर प्रदेश को और उत्तम बनाने वाला ये बजट है। और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सुधरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई देशों का जो सालाना बजट होता है उससे ज्यादा बजट यूपी विधानसभा में, जिस तरह अभी हम वित्त मंत्री को बोलते हुए देख रहे हैं जो कि सुरेश खन्ना है, उस लिहाज से आप देखिए कि ये 9 लाख करोड़ का है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात किया तो वो 5 लाख करोड़ का बजट है। ऐसे में श्रीलंका का पूरा बजट 1 लाख करोड़ के आसपास का है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। और एक बार फिर खबर संसद से, जहां कांग्रेस बैकफुट पर है और एनडीए घटक दलों ने अब राहुल गांधी को निशाने पर लिया। जिस तरह से हमने जब बुलेटिन की शुरुआत की थी आपको बताया था। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने डीडी न्यूज से कहा कि राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत।
के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हमारे साथ हैं। सर, अभी भी सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गुमराह किया। बिल्कुल गुमराह किया है। जब जनरल नरवणे का अभी आ गया, जिस किताब को लेके वो घूम रहे थे, अब पूरा लोकसभा को उन्होंने बंधक बना दिया। एक आदमी अपने बिहेवियर से, अपने इससे पूरे लोकसभा के को ये सस्पेंड करके रखा हुआ है। लोग आते हैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के। अब तो जनरल नरवणे का आ गया कि भाई हमारा किताब न ऑनलाइन छपा है न प्रिंट वर्जन छपा है। जो पब्लिशर है पेंगुइन, उनका आ गया कि हम लोगों ने किताब नहीं छापा है। तो बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए कि अनपब्लिश्ड, और स्पीकर साहब भी बार बार यही बोल रहे थे, यही रूलिंग दे रहे थे कि भाई जो किताब नहीं छपा है उसको आप कोर्ट नहीं कर सकते। तो सर, आज राहुल गांधी को बोलना भी है बजट चर्चा में, तो क्या उन्हें इस मामले पे खेद जताना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं क्या? बिल्कुल खेद जताना चाहिए, क्योंकि पूरे भ्रम में रखा पूरे देश के लोगों को और पार्लियामेंट को। जो चीज छपा नहीं उसको लेकर के कोर्ट कर रहे थे। इनको खेद भी व्यक्त करना चाहिए और देश के लोगों को भी देखना चाहिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अपने बचकाने बिहेवियर से, यही हम लोग कह सकते हैं, किस तरह से देश का जो सबसे बड़ा पंचायत है उसका इस तरह का माहौल बना करके। अब तो बात स्पष्ट हो गई। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया है संसद में गलत बयानी करके, तो उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लगातार हम इस ब्रेकिंग खबर को आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं और ये विपक्ष के लिए एक और झटके वाली खबर है, जहां लोकसभा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि स्पीकर को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें कई कमियां पाई गई हैं। जी हाँ, विपक्ष के नोटिस में कई कमियां पाई गई हैं। लगातार ये जो अविश्वास प्रस्ताव, जिन पर कई सांसदों के हस्ताक्षर हैं, और इस पूरे नोटिस में जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें कई कमियां पाई गई हैं और लोकसभा स्पीकर जो हैं उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष की थी, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव में कई कमियां पाई गई। ये अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष है उसका ये मानना है कि कई बार जब सदन में अपनी बात वो रखना चाहते थे तो कहीं किसी तौर पर वो अपनी बात नहीं रख पाए और इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लेकर आने वाले थे। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि इस नोटिस में कई कमियां पाई गई हैं। इससे जुड़ी तमाम जो जानकारी हैं वो लगातार जिस तरह से अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आपसे साझा करेंगे। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय और एकात्म मानववाद के जो प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जो पुण्यतिथि है उन पर नमन किया है। आइए आपको ट्वीट दिखाते हैं। सबसे पहले और उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें, और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मातृभूमि के अनन्य उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा और कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र के विकास का परिचायक है और ऐसा विचार देने वाले दीनदयाल जी जो हैं वो असंख्य पीढ़ियों के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बने हैं। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ये कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उसके विकास को ही राष्ट्र के विकास का परिचायक माना और ऐसा विचार देने वाले दीनदयाल जी असंख्य पीढ़ियों के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बने रहेंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की कल्पना, ये दीनदयाल जी की भारतीय राजनीति को भेंट है। भारत के विकास के मॉडल को पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय के नाम से रखा। विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है, जब तक इसका विकास नहीं होता, विकास कितना भी हो जाए उसके मायने नहीं रहे। अंतिम व्यक्ति का विकास ये राष्ट्र के विकास का परिचायक होना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद इस सिद्धांत प्रस्तापित कर हमारा आर्थिक दर्शन कैसा हो, हमारा विदेश नीति कैसा हो और हमारा विश्व को देखने का
विश्व बंधुत्व के आधार पर हमारा नजरिया कैसा हो, वो सिद्धांत प्रस्तापित किया और वो सिद्धांत सर्व विश्व में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनसंघ की विचारधारा को विपरीत स्थिति में भी समाज के सामने रखने का साहस किया और विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ता छटने का धैर्य भी उनमें था और इन कार्यकर्ताओं की परंपरा खड़ी कर दी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी पर चली। रक्षा विभाग ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी 2026 का मसौदा तैयार किया जो डीएपी 2020 का स्थान लेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये मसौदा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अधिग्रहण की गति को तेज करेगा, देश में रक्षा परिस्थिति तंत्र के विकास को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित मसौदे का उद्देश्य रक्षा उत्पादन बढ़ाना और खरीद में तेजी लाना है। मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित मसौदा रक्षा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देगा, साथ ही आयात को केवल घरेलू स्तर पर अनुपलब्ध और महत्वपूर्ण उपकरणों तक सीमित रखेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा और तकनीकी विकास को एक ही धागे में पिरोना और विकसित भारत 2047 के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। रक्षा विभाग के अनुसार मसौदे के जरिए संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे सेना का आधुनिकीकरण होगा। रक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे पर 3 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के लिए नॉर्थ ईस्ट एक राजनीतिक लैब था। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को नई उड़ान के लिए ऊंचा आकाश खोलने का काम करता है। भारत आसाम और नॉर्थ ईस्ट की प्रगति और विकास के नए द्वार खोलता है। मित्रों, यह बजट समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर प्रदेश और विशेषकर पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट है। भीमासर गांधीधाम में स्टेनलेस स्टील कंटेनर में नमक हैंडलिंग का सफल ट्रायल हुआ। कंटेनर का डिजाइन जंग लगने से बचाता है और ज्यादा समय तक चलता है। हाथ से सफाई और बर्बादी खत्म होती है। माल ढुलाई में नया बेंचमार्क सेट करते हुए टर्न अराउंड टाइम बेहतर हो रहा है। ये जानकारी दी गई है केंद्रीय मंत्री अश्नव वैष्णव द्वारा। तो कंटेनर का जो डिज़ाइन है वो जंग लगने से बचाता है, ज़्यादा समय तक चलता है। इसमें कहीं ना कहीं जो टाइम लैप्स है उसमें कमी आएगी और माल ढुलाई के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया गया है। खबर पंजाब के फिरोजपुर से, जहां राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशे के खिलाफ एक नशा विरोधी पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा गुरुद्वारा सरगढ़ी साहिब से शुरू होकर स्कूल ऑफ एमिनेंस तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। लोगों ने नशामुक्त पंजाब के समर्थन में नारे लगाए, समाज को नशे से बचाने का संदेश भी दिया। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और युवाओं को नशे की लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को नशामुक्त पंजाब का संकल्प दिलवाया। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वो इस यात्रा को जन आंदोलन बनाएं और नशे के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य मिल पाए। मुझे कुछ माताएं बहनों की ये पीड़ा सुनने को मिली कि हमारे बच्चों को नशे से बचाओ। मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल कानून के द्वारा इस नशे को यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जनता इससे जुड़ेगी नहीं, बच्चे इससे जुड़ेंगे नहीं, और इस अभियान को सफल करने में जब वो प्रयास करेंगे तब सफलता मिलेगी। और इस बहादुर प्रांत को ये जो नशा खा रहा है, नौजवान पीढ़ी को खा रहा है, ऐसी बीमारी को हम सब मिल करके, आप और हम सब, इसको अपना अभियान बना करके इसको कैसे सफलता मिले इसके लिए प्रयास करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने मानवता की मिसाल पेश की। तंगधार क्षेत्र में सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित होने के दौरान सेना ने 26 वर्षीय गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। लगातार बर्फबारी के कारण क्षेत्र के रास्ते बंद थे। इस बीच महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन अस्पताल तक पहुंचाने में उसे असमर्थ थे।
मदद की गुहार मिलते ही सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने बर्फ से ढके दुर्गम रास्तों और खराब मौसम की परवाह किए बिना महिला को सुरक्षित बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। समय पर मिली महिला को ये जो सहायता है उसकी वजह से स्थिति में सुधार है। स्थानीय लोगों ने सेना के सम्माननीय प्रयास की प्रशंसा की है। तेलंगाना में स्थानीय जो नगरीय निकायों के लिए मतदान है उसमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर महिला और पुरुष मतदाताओं की कतारें लगी हैं। चुनाव के लिए 16,382 मतपेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक चलने वाले मतदान में 52 लाख से ज़्यादा मतदाता 116 नगर पालिकाओं के 2500 से ज़्यादा जो वार्ड्स हैं और 7 नगर निगम के 412 वार्ड के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इस दौरान मतदाता नगर पालिका में 10,000 और से ज़्यादा जो नगर निगम हैं उनके 2,225 उम्मीदवारों के जो भाग्य का फैसला है वो करने वाले हैं। तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान संपन्न करवाने के लिए 45,000 से ज़्यादा मतदान कर्मी और 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए। दिक्कत की आशंका वाली जगहों पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई। ट्रांसपेरेंसी के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की सुविधा है। चुनाव के बाद मतपेटियों को 137 स्ट्रांग रूम्स में रखा जाएगा। मतगणना 13 फरवरी को होगी, जबकि नए चुने गए वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण, मेयर और चेयरपर्सन का चुनाव 16 फरवरी को होगा। चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। खबर बांग्लादेश से, जहां कल संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन ये चुनाव हिंसा के साए में हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होने के बजाय यहां पर एक बार फिर एक हिंदू व्यापारी की हत्या ने कई सवाल खड़े किए। मेमनसिंह जिले के त्रिशाल में 62 वर्षीय हिंदू कारोबारी सुषेन चंद्र सरकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं चुनाव की बात करें तो कल 299 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले मतदान में करीबन 51 दलों के 2034 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं कि 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता मतपत्रों से इनके भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें मुख्य मुकाबला खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई में लड़ रही बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण और चिंताओं के बीच हो रहे चुनाव को संपन्न करवाने के लिए 10 लाख पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। 14 फरवरी तक सेना को अलर्ट पर रखा गया, लेकिन राजनीतिक हिंसा और पत्रकारों पर हमले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। महिला उम्मीदवारों ने भी उत्पीड़न, धमकी और उन्हें बदनाम करने वाले अभियानों की शिकायत की है। इस बीच चुनाव के दौरान हिंसा की आशंकाओं के बीच घर लौटने वालों की भीड़ प्रमुख शहरों के रेल स्टेशन और बस टर्मिनल्स पर देखी जा सकती है। तो अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता में हटने के बाद ये पहला मौका है जब बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। और ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग बैन की वजह से चुनाव से बाहर है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ढाका से हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार। तो नवल, अगर देखा जाए तो कई अहम मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में। पहली बात ये कि जो आवामी लीग है वो बैन की वजह से चुनाव से बाहर है, और ऐसे में चुनाव आयोग के लिए बड़ा सरदर्द ये है कि इस चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जाए। जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 साल से यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको लेके और पिछले 1-2 महीने में जो वारदातें हुई है, खास करके माइनॉरिटी के ऊपर, दीपू चंद्र दास हो या कल जो सुसेन चंद्र सरकार का जो हत्या हुआ है, 10 से ज्यादा लोगों की ऐसे हत्या हुई। तो ऐसे में एक डर का माहौल बना हुआ है जो जिसका साया इलेक्शन पे पड़ सकता है, क्योंकि काफी लोग जो है वो डर के मारे वोट करने ना भी जाए, ऐसा रिपोर्ट्स मिल रहा है। और दूसरा एक ये भी है कि आवामी लीग जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, पुराना पॉलिटिकल पार्टी शेख हसीना का, उसको बैन कर रखा है। तो उसका जो वोटर्स है वो अराउंड 35% के आसपास उसका वोट बैंक है बांग्लादेश में। तो वो लोगों के लिए भी अपनी पार्टी न होने से, और दूसरा कहीं ना कहीं उनको डर के वजह से भी वोटिंग कम होने की संभावना रहेगी। लेकिन कुछ कुछ जगह पे बीएनपी ने आवामी लीग के जो सपोर्टर्स है, उनके कैडर है, उनको अपनी ओर करने का कोशिश किया और उसमें महदअंश पे उनको सफलता भी मिली है। काफी जगह पे आवामी लीग के जो कैडर्स है वो बीएनपी को खुल के समर्थन देने के लिए बाहर आए हैं। और पिछले 3-4 दिनों में ये जो है सिलसिला बढ़ा है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से डर का माहौल है कि जमात इस्लामी जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टी है और जिसको यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट माना जाता है, और जो स्टेट मशीनरी है जिसका एलिगेशन बीएनपी बार बार कर रहा है कि स्टेट मशीनरी जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको चलते कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज वोटर्स है या अवामी लीग के जो सपोर्टर्स है वो तो बांग्लादेश में सियासत इस वक्त चरम पर है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नवल?
तो कल बांग्लादेश में चुनाव हैं और ऐसे में 2024 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पहली बार मतदान हो रहा है और जिस तरह से आवामी लीग क्योंकि बैन के चलते बाहर है, अब ऐसे में बीएनपी से जो वहाँ की जनता है जो कहीं ना कहीं त्रस्त है, कई उम्मीदें हैं क्योंकि यूनिस सरकार हर मोर्चे पर फेल रही, जहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए और इस लिहाज से ये चुनाव अपने आप में बेहद अहम माने जा रहे हैं। नवल, अपनी बात पहले पूरी कीजिए आप। यस, तो इस मामले में देखा जाए तो ये इलेक्शन जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें भी खास करके महिलाएं और वुमेन का जो आने वाले समय में जो सिक्योरिटी का जो मुद्दा है उसको लेके अहम माना जाता है। साथ में इलेक्शन के दौरान भी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है एक अहम मुद्दा रहेगा। डर का साया जो है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की वारदात हो रही है तो उसके बना हुआ है। बांग्लादेश को पिछले 1-1.5 साल में देखा जाए तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी का एक दौर गुजरा है और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़े वादे करने के बाद बिल्कुल विफल रहा। डेवलपमेंट की तो बात छोड़िए, इकोनॉमी को ठीक करने की बात छोड़िए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक से नहीं दे पाया। तो ऐसे में जनता को कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए वेट कर रहा है और उसमें उनके लिए अवामी लीग की गवर्नमेंट हो या बीएनपी की गवर्नमेंट हो उससे बेटर, उससे उनके दिमाग में यह है कि एटलीस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यूनुस से उनका पीछा। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल नवल, इसमें बड़ा सवाल ये भी है, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं बांग्लादेश के, उन्होंने साफ तौर पर वहां की जनता से अपील की है कि और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि इस चुनाव का बहिष्कार किया जाए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है कि उसके इशारे पर यह सुनियोजित तरीके से चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जी, ये काफी अलग अलग लोगों ने इस बारे में एलिगेशन लगाया है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। एक तरीके से देखा जाए तो ये मैनेज इलेक्शन है क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक दल को आप इलेक्शन से बाहर रखोगे और फिर इलेक्शन करवाओगे तो उसको इलेक्शन कहना है, इंक्लूसिव इलेक्शन कहना एक प्रश्न तो खड़ा करता है। और ऐसे में देखा जाए तो बाहरी इन्फ्लुएंस जो है, कई लोगों का, कई पॉलिटिकल लीडर्स का एलिगेशन ये भी है कि इसमें बाहरी ताकतें जो है उसका अपना इन्फ्लुएंस लगा रही है और उसमें स्टेट मशीनरी है, वन साइडेड। जमात इस्लामी पार्टी जो यूनुस का सपोर्ट भी है उनको और स्टेट मशीनरी का भी सपोर्ट है, तो उसको चलते भी काफी सवाल निशान यहाँ पे खड़े हुए हैं बांग्लादेश में। लेकिन अभी लोगों का जो परिस्थिति है बांग्लादेश में, आम जनता की जो बात है उनका यह है कि एटलीस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे क्योंकि उनको यूनुस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से अब कोई होप नहीं बचा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चुनाव को जो है अहम माना जाएगा। चलिए, तो देखिए कि जब कल वोटिंग होगी किस तरह से वहां पर लोग मतदान के लिए निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जो एक माहौल है बांग्लादेश में वो अस्थिर है, तो क्या ये चुनाव वो स्थिरता दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद का स्वागत। और आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत अब दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहा है। इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026।
अब कहते हैं कि एआई जीवन आसान बनाएगा तो डीप फेक जैसी तमाम चुनौतियां भी लाएगा। एआई सम्मेलन में डीप फेक जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम में देश का अब तक का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक इस दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस एआई एक्सपो में तकनीक से जुड़े कई गंभीर और संवेदनशील मुद्दे सामने रखे जाएंगे, जिसमें एआई डीप फेक्स और एआई डिसइंफॉर्मेशन सबसे अहम है। डीप फेक यानी ऐसा वीडियो, फोटो या ऑडियो जो एआई की मदद से तैयार किया गया हो, जिसमें कोई व्यक्ति वो बोलता या करता दिखाई दे जो उसने कभी किया ही नहीं। ये तकनीक जीएनएस पर आधारित होती है। यहाँ एक एआई झूठ तैयार करता है और दूसरा उसे पहचानने की कोशिश करता है, जब तक वो झूठ बिल्कुल सच जैसा न दिखने लगे। 2026 तक डीप फेक के नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप सामने आ चुके हैं। अब लाइव डीप फेक्स के जरिए वीडियो कॉल पर रियल टाइम में किसी अधिकारी, सीईओ या रिश्तेदार की नकल की जा सकती है। वहीं वॉइस क्लोनिंग इतनी सटीक हो चुकी है कि कुछ ही सेकंड की रिकॉर्डिंग से किसी की पूरी आवाज कॉपी की जा सकती है। इसके अलावा शैडो फेक्स यानी साधारण एडिट किए गए वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर उतनी ही तेजी से असर डाल रहे हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट, जिसे हम एआई स्लॉप भी आजकल कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एआई इतना अच्छा हो गया है और रोज इम्प्रूव हो रहा है। एआई से जो इमेजेस जनरेट होती हैं, एआई से जो वीडियोस जनरेट होती हैं, ये कहना मुश्किल है कि ये रियल है कि ये फेक है। तो एआई कंपनीज ये कर रही हैं कि हर एआई जनरेटेड वीडियो में एक वाटरमार्क डाल दें। डीप फेक के बाद अगला और बड़ा खतरा एआई डिसइंफॉर्मेशन का है। ये जानबूझकर फैलाया गया एआई से तैयार झूठ होता है, जिसका मकसद जनता की सोच, चुनाव, बाजार और सामाजिक माहौल को प्रभावित करना होता है। यही फर्क है गलती से फैली गलत जानकारी और रणनीति के तहत फैलाए गए झूठ में। एआई से जुड़े चुनावी आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 2024 में जिन देशों में चुनाव हुए, उनमें से 80% से ज्यादा देशों में एआई से बने कंटेंट का इस्तेमाल वोटर्स को गुमराह करने के लिए किया गया। भारत के लिए ये खतरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से कई फेक वीडियो और झूठे नैरेटिव चलाए गए थे, जिनका भारत ने तथ्यों और रणनीतिक संचार के जरिए करारा पलटवार किया। ये साफ दिखाता है कि अब सूचना युद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है। आर्थिक मोर्चे पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। 2025 तक भारत में करीब 47% वयस्क लोग एआई वॉइस क्लोनिंग या डीप फेक स्कैम का निशाना बन चुके हैं। वहीं 2024 में एक वैश्विक मामले में डीप फेक सीएफओ कॉल के जरिए $25 मिलियन की ठगी सामने आई। इन्हीं खतरों के बीच भारत मंडपम में आयोजित ये एआई एक्सपो समाधान की दिशा भी दिखाता है। 7 चक्रों से प्रेरित थीमेटिक मंडपों में 40 से ज्यादा एआई कैटेगरी प्रदर्शित की जाएंगी, जहां हेल्थ, कृषि, जलवायु, शिक्षा, गवर्नेंस और वर्कफोर्स स्किल्स जैसे क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार और भरोसेमंद एआई पर जोर दिया जाएगा। ये आयोजन एक साफ संदेश देता है, एआई भविष्य है, लेकिन बिना सतर्कता के यही तकनीक सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। इसलिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हुई एक सामूहिक गोलीबारी में हमलावर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं। ये घटना ब्रिटिश कोलंबिया के टम्बलर रिज स्थित एक स्कूल में हुई। पुलिस के मुताबिक हाई स्कूल के अंदर 6 लोग मृत पाए गए। एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हुई। संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत खुद को पहुंचाई गई चोट की वजह से हुई। इसके अलावा एक घर से भी 2 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस का मानना है कि इस बार घर का संबंध इसी गोलीबारी की घटना से है। गोलीबारी के कारणों की जांच अभी चल रही है। संदिग्ध के बारे में फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नेतन्याहू ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए
ट्रंप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने बताया कि चर्चा ऊर्जा और विनियमन के मुद्दों पर होने वाली है। ये मुलाकात ट्रंप के सत्ता में लौटने के 1 साल बाद उनकी छठी बैठक है। अक्टूबर में यरूशलेम में भी दोनों की मुलाकात हुई, जब ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम की घोषणा की थी। बात क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका की जमीन पर आयोजित हो रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का आज 5वां दिन। आज के 3 बड़े मुकाबलों में उतरने वाली 6 टीमों में से 5 बड़ी टीमें मैदान पर होंगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान टीम दम दिखाएंगे। इन टीमों के अलावा आयरलैंड एकमात्र टीम है जो इन 5 बड़ी टीमों के मुकाबले कमजोर नजर आ रही है। आज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीम के बीच कोलंबो में है। ये मुकाबला 3 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियन टीम अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। आज का तीसरा मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा। ग्रुप सी में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। ऐसे में आज का मैच जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन क्रिकेट रोमांच से भरपूर होने वाला है। भारत और नामीबिया के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को खेले जाने वाले मैच से पहले टीम इंडिया को करारा झटका लगा। युवा भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पेट की समस्या से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने इसी वजह से नामीबिया के खिलाफ गुरुवार को खेले जाने वाले मैच से पहले टीम के अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ भारत दूसरे वर्ल्ड कप मैच में उनके खेलने पर संदेह बना हुआ है। हालांकि भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेंडोइशे ने अभ्यास सत्र के दौरान अभिषेक को अभी पेट से जुड़ी कुछ परेशानी है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा की T20 विश्व कप से वो बाहर हुए। हसरंगा हैमस्ट्रिंग में लगी चोट की वजह से विश्व कप से बाहर हुए। रविवार को आयरलैंड के खिलाफ हुए मैच के दौरान उन्हें चोट लगी थी। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 7वें दिन भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया हुआ है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में आदर्श सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। पदक तालिका में भारत 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। बात की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ियों तनिष्का कालभैरव और नाइशा रेवास्कर ने महिला एकल मुकाबलों में प्रभावशाली जीत दर्ज करते हुए WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई 2026 के अंतिम क्वालिफाइंग राउंड में जगह बनाई। 13 वर्षीय तनिष्का कालभैरव ने दूसरे क्वालिफाइंग राउंड में अनुभवी मारिया रोनी को हराकर बड़ा उलटफेर किया। वहीं नाइशा रेवास्कर ने वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी पलगिया को पराजित कर अंतिम क्वालिफाइंग राउंड में प्रवेश किया। ये टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण है, जिसकी कुल इनामी राशि बढ़कर $3 लाख अमेरिकी कर दी गई। इससे पहले गुनगुन साहू ने उच्च रैंकिंग वाली हार्दिक पटेल को कड़े मुकाबले में हराकर अंतिम क्वालिफाइंग राउंड में जगह बनाई। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत बीते मंगलवार को तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हुई है। बंगाल की टीम रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंच गई। बंगाल ने क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश को करीबन 90 रन से करारी मात दी। आंध्र प्रदेश ने पहली पारी में 295 और दूसरी पारी में 244 रन बनाए। वहीं बंगाल की टीम ने पहली पारी में 629 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अब सेमीफाइनल में बंगाल का सामना जम्मू कश्मीर से होगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।